अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्लोबल चेंज इन कोस्टल जोन। इस टॉपिक में से जो क्वेश्चन आता है वो 2-3 तरह से आता है, तो हम इस वीडियो के अंदर उसको हम सारे को कवर करेंगे और मैं साथ साथ आपको ये भी बताऊंगी कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो हमने उसमें क्या लिखना है, अगर किसी और तरह से आता है तो उसमें हमने क्या लिखना है। ठीक है। अच्छा, इसमें से आता है कि इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑन एयर पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज। दूसरा आता है प्रेशर ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ ऑन कोस्टल जोन्स और इम्पैक्ट्स ऑन कोरल एंड मैंग्रोव सिस्टम। पहले हम टॉपिक को समझते हैं कि टॉपिक है क्या, इसमें पूछा क्या हुआ है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ का एयर पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज पे क्या इफेक्ट है उस जोन के, कोस्टल जोन के। कोस्टल जोन क्या होता है? कोस्टल जोन साहिली इलाका होता है, जो ओशन के पास वाला जो इलाका होता है। ठीक है। और प्रेशर ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़। अच्छा, पॉपुलेशन ग्रोथ जब होगी, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ होने की वजह से क्या होगा? ह्यूमन एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी। ह्यूमन एक्टिविटीज़ हम कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ को। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी तो उसकी वजह से भी क्या है? एयर पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज होगा। तो मतलब ये कि ये जो दोनों टॉपिक्स हैं ये सेम हैं। ठीक है, इसमें बस एक चीज़ ऐड होगी कि पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से जो है ये एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है। उसके अलावा इम्पैक्ट ऑन कोरल एंड मैंग्रोव सिस्टम, वो इस क्वेश्चन के साथ मेरे ख्याल से मेंशन किया हुआ है, ये बताने का भी, तो ये भी साथ में बताएंगे। अगर हमें ये आ जाता है तो भी हम ये बताएंगे, क्योंकि कोरल और मैंग्रोव सिस्टम जो है वो कोस्टल इकोसिस्टम है, उसी जगह पर जो है वो इकोसिस्टम होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर इम्पैक्ट्स भी हम बताएंगे। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है तब भी आपने यही आंसर लिखना है, ये क्वेश्चन आ जाता है तब भी यही आंसर लिखना है। ठीक है, बस थोड़ा सा हेडिंग्स में फ़र्क कर देना है, बाकी जो है वो सारा ये टॉपिक सेम है, इसमें कोई चीज़ जो है वो डिफरेंट नहीं है। चलिए अब इससे हम स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि कोस्टल जोन किसे कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया की क्यों बात हो रही है। कोस्टल जोन वो जगह है जहाँ पर एटमॉस्फेयर, लैंड और सी, ये तीनों चीज़ें मिली हैं। जैसे आपको ये बैकग्राउंड में भी नज़र आ रहा है, ये क्या है? ये लैंड है। ठीक है, ये क्या है? ये सी है। और उसके अलावा ये क्या है? ये बाकी जो है वो एटमॉस्फेयर है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें जिस जगह पे मिल रही हैं वो क्या है? वो कोस्टल जोन है। तो कोस्टल जोन्स में क्या आ जाते हैं? कोस्टल प्लेन्स आ जाती हैं। कोस्टल प्लेन्स किसे कहते हैं? कोस्टल प्लेन्स मैदानी इलाके जो होते हैं। उसके अलावा क्या है? एस्ट्रीज आ जाती हैं। एस्ट्रीज क्या हैं? वो जगह होती है जहाँ पर जो रिवर का पानी है वो मिलता है ओशन के पानी के साथ। ठीक है, फिर इसके अलावा एम्बेमेंट्स आ जाती हैं। एम्बेमेंट्स खलीज को कहते हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें, ये जो सारी जो कोस्ट पे चीज़ें हैं, ये सारी इलाकों सारी जो जोन है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। कहाँ तक आ रही हैं? यानी कि ओशन के कहाँ तक ये इलाका जो है वो आता है कि एज ऑफ कॉन्टिनेंटल एंड आइलैंड शेल्व्स, यानी कि शैलो सी फ्लोर तक। ठीक है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गहरा पानी नहीं होता वहाँ तक। तो ये जो कोस्टल जोन है तकरीबन 20% ऑफ अर्थ सरफेस जो है वो कोस्टल जोन है। ठीक है, और 90% ऑफ फिशरीज़ जो है वो इधर हो रही है कोस्टल जोन में। फिशरीज़ क्या होता है कि ये जो क्या कहते हैं, मछलियों को पकड़ना और उसको जो है वो आगे यूज़ करना, जो भी। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा इसके अंदर जो है वो जो इकोसिस्टम है वो इसका रिच होता है। शैलो वाटर्स में जो इकोसिस्टम है रिच होता है, जिसके अंदर क्या होते हैं? कोरल रीफ्स होते हैं, सी ग्रासेस, मैंग्रोव्स वगैरह होते हैं। ठीक है, जिनके बारे में हम आगे देखेंगे कि कोरल रीफ्स क्या होती हैं, मैंग्रोव्स क्या होते हैं। और ये जो इकोसिस्टम है ये बहुत सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको जो है वो शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको होम प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हमने देखना है पॉपुलेशन ग्रोथ के और जो क्या कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ का जो क्या इम्पैक्ट होता है कोस्टल इकोसिस्टम पे। तो साउथ ईस्ट एशिया की जो बात हो रही है, साउथ ईस्ट एशिया का मेंशन इसलिए किया हुआ है क्योंकि जो साउथ ईस्ट एशिया है वहाँ पर जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट्स हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, और वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा लैंड और सी पे रिलाई करती है अपने रिसोर्सेज के लिए। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर एक वर्ड नेक्स्ट यूज़ हुआ है, आर्कीप्लेजर्स। आर्कीप्लेजर्स वो एरियाज़ हैं जहाँ पर हम कह सकते हैं आइलैंड्स हैं। ठीक है, चेन ऑफ आइलैंड्स हैं। ठीक है, उसको हम आर्कीप्लेजर्स कहते हैं। तो आर्कीप्लेजर्स और लो लेइंग एरियाज़ जो कि ज़्यादा डीप नहीं होते हैं। ठीक है, जो सी लेवल से जो हैं वो नीचे होते हैं, सॉरी। ठीक है, लोलिंग एरियाज़ वो होते हैं जो बिलो सी लेवल होते हैं। तो आर्कीप्लेजर्स और लोलिंग एरियाज़ जो हैं इनके
इनको जो है वो सबसे ज़्यादा खतरा होता है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें पता है क्या होता है, ग्लेशियर्स मेल्ट करते हैं, जिसकी वजह से सी लेवल ज़्यादा होता है, सी लेवल ज़्यादा होता है तो फ्लड्स आते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा खतरा जो है ये आइलैंड्स वगैरह को होता है, ठीक है। और अच्छा, साउथ ईस्ट एशिया की और इसलिए बात हुई है क्योंकि ये जो ह्यूमन सोसाइटीज़ और इन्वायरमेंट के दरमियान जो इंटरेक्शन है, ये जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ होती हैं, इनकी वजह से जो कोस्टल जोन्स पे इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा जो होता है ना ड्रामेटिक, वो होता है साउथ ईस्ट एशिया में। इसलिए हम यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया की बात कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर साउथ ईस्ट एशिया का मेंशन नहीं किया हुआ तो भी लिखते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेंशन किया हुआ है तो इस तरह से यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन हो जाएगा कि साउथ ईस्ट एशिया की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब ये पॉपुलेशन में इंक्रीज़ की वजह से क्या होता है, जाहिर सी बात है, जब लोग ज़्यादा होंगे तो उनको फूड चाहिए, उनको रहने की जगह चाहिए, उनको क्लॉथिंग चाहिए, ठीक है। उनकी जो ज़रूरियात है उनको पूरा करने के लिए क्या होता है, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन की जाती है, ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ बनाई जाती हैं, सिटीज़ ज़्यादा बनाई जाती हैं, डिफॉरेस्टेशन की जाती है, ठीक है, फिर ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ किया जाता है। तो इन सारी ये ह्यूमन नीड्स को पूरा करने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का क्या होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारे एटमॉस्फेयर पे और फिर जो हमारा जो कोस्टल जोन है उस पर, ठीक है। होता क्या, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या होगा, जितनी ज़्यादा फैक्ट्रीज़ वगैरह होंगी वो उतनी ज़्यादा जो हार्मफुल गैसेस रिलीज़ करेंगी, ठीक है। और जो दूसरा उनका जो वेस्ट वगैरह है वो सारा यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो पानी में शामिल कर देती हैं, ठीक है। उसके अलावा सिटीज़ ज़्यादा बनेंगी तो नेचुरल जो हैबिटेट है वो ख़त्म होंगे, डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी जो पोल्यूशन है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। हैबिटेट ख़त्म हो गए, जो प्लांट्स वगैरह हैं उनके। फिर ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा यूज़ करने की वजह से क्या होगा कि जो ऑटोमोबाइल एमिशंस वगैरह होती हैं, जैसे जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड्स वगैरह, ये हमारे एयर में शामिल हो जाएंगे, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होगी, क्लाइमेट चेंज होगा, नेक्स्ट एसिड रेन होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। अच्छा, अब हम इसके इफ़ेक्ट्स देखते हैं। ये हमने एक जनरल बात की थी कि इस तरह से पॉपुलेशन के इंक्रीज़ की वजह से एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं और उसकी वजह से जो है वो कोस्टल जोन्स पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन की जो अमाउंट है वो ज़्यादा होगी। नाइट्रोजन की अमाउंट क्यों ज़्यादा हो रही है, हमें पता है कि जो डोमेस्टिक वेस्ट है वहाँ से आ रही है नाइट्रोजन, फॉसिल फ्यूल बर्निंग से आ रही है, फर्टिलाइज़र्स वगैरह से आ रही है, ऑटोमोबाइल एमिशंस वगैरह से आ रही है, ठीक है। तो ये जो सारी जगहों से जो नाइट्रोजन आ रही है, जैसे यहाँ पर भी लिखा हुआ है डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो जिसको ट्रीट ना किया जाए उसकी वजह से, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं वो हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसकी वजह से एसिड रेन प्रोड्यूस होती है। एसिड रेन प्रोड्यूस होने की वजह से फिर एसिड रेन जब इन कोस्टल जोन्स पे पड़ेगी तो और ज़्यादा जो है वो नाइट्रोजन हो जाएगी किसमें, इधर हमारे जो ओशन है, जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पर यूट्रोफिकेशन होगी। यूट्रोफिकेशन क्या होती है कि ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की वजह से जो एल्गी है उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, और उसने जो है वो ऊपर एक लेयर बना लेनी होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से मेन जो प्रॉब्लम वो क्या हो रही है, वो यूट्रोफिकेशन की प्रॉब्लम हो रही है। उसके अलावा जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फॉस्फोरस वगैरह, ये भी क्या करते हैं, ये भी जो यूट्रोफिकेशन है उसको, यूट्रोफिकेशन जो है उसको ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की वजह से भी जो है वो दूसरे न्यूट्रिएंट्स की वजह से भी जो है वो यूट्रोफिकेशन ज़्यादा होगी। उसके अलावा न्यूट्रिएंट्स जो कि नियर शोर वाटर्स, साथ साथ हम जो टर्म्स यूज़ कर रहे हैं वो हम देखते जाएंगे। यहाँ पर हम इजी टर्म्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चूँकि हमारा लेवल थोड़ा सा ज़्यादा मतलब कि बड़ा है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा इजी वर्डिंग ही यूज़ नहीं करेंगे, थोड़े से हम इस तरह के वर्ड्स हमें यूज़ करने पड़ेंगे, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको मीनिंग बताती जाऊँगी। तो न्यूट्रिएंट्स जो नियर शोर वाटर में जो होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं नियर शोर वाटर, यानी कि कोस्ट के करीब जो पानी होता है वहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका इकोसिस्टम वगैरह, इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर और फंक्शन वगैरह पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, ठीक है। इसमें क्या क्या आ जाते हैं, एल्गल ब्लूम्स बन रहे हैं, जैसे अभी मैंने क्या कहा, यूट्रोफिकेशन के अंदर एल्गल ब्लूम्स बनते हैं। फिर कोरल से एल्गल डोमिनेटेड कोरल रीफ्स बनेंगे, ठीक है। कोरल रीफ क्या होते हैं ये भी आगे हम देखते हैं कोरल्स के अंदर। और उसके अलावा हाइपॉक्सिक जोन्स बनेंगे। हाइपॉक्सिक जहाँ पर ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो कम होगी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, मीथेन प्रोड्यूस होगी, और ये दोनों क्या हैं, ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ठीक है। और ग्रीन हाउस गैसेज अल्टीमेटली आगे ग्लोबल वार्मिंग करती हैं और क्लाइमेट चेंज करती हैं, ठीक है। फिर
जो हार्मफुल गैसेस हैं, जैसे भी हमने गैसेस की बात की और केमिकल्स वगैरह जो इन्वायरमेंट के अंदर आ रहे हैं, इनकी वजह से क्या हो रही है, इनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग के बाद क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ फिर आगे क्या होता है, क्लाइमेट चेंज होता है। ठीक है, फिर उसके अलावा हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन की वजह से जो नेचुरल हैबिटेट है वो ख़त्म होता जाएगा। ठीक है, कोस्टल एरियाज़ में। फिर उसके अलावा क्लाइमेट के जो क्या कहते हैं, वार्मिंग क्लाइमेट की वजह से क्या होता है कि ग्लेशियर्स वगैरह मेल्ट करते हैं। ठीक है, सी लेवल ज़्यादा होता है। सी लेवल ज़्यादा होने की वजह से जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पर जो सैलाब हैं, फ्लड्स हैं, उनका ख़तरा जो है वो ज़्यादा होता है। अच्छा, अब हमने देखना है कोस्टल इकोसिस्टम्स पे क्या इफेक्ट पड़ा है। इन दोनों का हमने स्पेसिफिकली देखना है। वैसे तो यही जो फैक्ट्स हमने पहले पढ़े हैं वही वाले हो रहे हैं, लेकिन हम अलग से दोनों का जो है वो मेंशन करके देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंग्रोव्स क्या होते हैं और कॉरल्स क्या होते हैं। मैंग्रोव्स क्या हैं, ये प्लांट्स हैं, ग्रुप ऑफ ट्रीज़ एंड श्रब्स जैसे हमें ये नज़र आ रहे हैं। ठीक है, कोस्टल जोन्स में ये होते हैं। ये सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट होते हैं। जाहिर सी बात है, प्लांट को चाहिए पानी, और ये कहाँ पर रह रहे हैं, ये ओशन में रह रहे हैं, और ओशन का पानी जो है वो क्या होता है, सॉल्टी होता है। ठीक है, तो ये जाहिर सी बात है, ये सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं। इनकी जो रूट्स होती हैं, इनकी जो बाहर वाली सरफेस होती है वो क्या करती है, वो सॉल्ट को फिल्टर कर देती है, मतलब सॉल्ट बाहर आ जाता है और पानी जो है वो साफ अंदर चला जाता है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। अब इनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो 1 to 2% पर ईयर के हिसाब से जो मैंग्रोव्स हैं वो डिसअपियर हो रहे हैं। ठीक है, और इनका जो लॉस रेट है वो तकरीबन 35% हो गया जो 20 ईयर्स हैं तब से, लास्ट 20 ईयर्स से। क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से क्या होगा, जो मैंग्रोव्स का हैबिटेट है वो बहुत ज़्यादा रिस्क पे है। जैसे हमने पहले कहा कि इन सब चीज़ों की वजह से हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रही है, तो मैंग्रोव्स का हैबिटेट भी क्या है कि बहुत ज़्यादा रिस्क पे है। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या होगा कि सी लेवल ज़्यादा होगा। सी लेवल ज़्यादा होगा, उसके अलावा जो रेनफॉल पैटर्न्स हैं वो चेंज होंगे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि फ़्लड का ख़तरा होगा, जो कि मैंग्रोव्स पे ज़ाहिर सी बात है उसका अफेक्ट होगा। फिर उसके अलावा ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि अर्बनाइजेशन, एक्वाकल्चर, माइनिंग और ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ टिम्बर, फिशिंग, इन सब चीज़ों की वजह से भी इन प्लांट्स की और इनका हैबिटेट जो है इनकी डेथ होती है और इनका हैबिटेट जो है वो ख़त्म होता है। एक्वाकल्चर क्या होता है, एक्वाकल्चर के अंदर क्या होता है, इसको सिंपली हम कह सकते हैं जो एक्वेटिक स्पीशीज़ हैं उनकी फार्मिंग होती है। ठीक है, एक्वाकल्चर के अंदर क्या होता है, एक्वेटिक स्पीशीज़ की जो है वो फार्मिंग होती है। और फिशरीज़ का जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फ़िशेज़ को मतलब कि पकड़ना और उनको फिर आगे यूज़ करना। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा हर्बिसाइड्स वगैरह के यूज़ की वजह से भी इनके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। ऑयल स्पिल्स की वजह से भी, ऑयल स्पिल्स तो जितनी भी एक्वेटिक लाइफ है या ओशन है उसके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। ठीक है, और दूसरी तरह के पोल्यूटेंट्स जो हैं वो भी मैंग्रोव्स को किल कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा, सबसे ज़्यादा जो मसला होता है मैंग्रोव्स को वो है श्रिम्प एक्वाकल्चर इंडस्ट्री की वजह से। श्रिम्प एक्वाकल्चर इंडस्ट्री में क्या होता है, एक्वाकल्चर मतलब कि सिंपली क्या होता है, श्रिम्प जो है उसकी वो की जाती है, उसकी फार्मिंग की जाती है। ठीक है, यानी कि क्या होता है कि एक हम समझ लें कि आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करके तो श्रिम्प की जो है वो फार्मिंग की जाती है, जिसकी वजह से जो मैंग्रोव्स हैं उनके हैबिटेट को जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, ये जो इंडस्ट्री होगी वो कहाँ होगी, ये कोस्ट पे होगी, कहीं और जाकर तो नहीं ना ये बना सकती, क्योंकि जो श्रिम्प वगैरह की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ओशंस नहीं पूरी करनी है। ठीक है, इसलिए इसकी वजह से क्या है कि जो मैंग्रोव्स हैं उनको जो है वो ख़तरा होता है। नेक्स्ट, कॉरल्स क्या होते हैं, कॉरल्स क्या हैं, शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, इनके मैंग्रोव्स क्या प्लांट्स हैं और ये क्या हैं, ये एनिमल्स हैं। ये कॉलोनीज़ की फॉर्म में कहते हैं, जिसको हम पॉलिप फॉर्म भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट को सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से इनका स्केलेटन जो है वो थोड़ा सा सख्त होता है। और उसके अलावा ये क्या कहते हैं कि सी फ्लोर के साथ यूँ अटैच हुए होते हैं, जैसे हमें ये नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये डीप सी में भी होते हैं और जो शैलो सी वाटर है वहाँ पर भी होते हैं। तो जो रन ऑफ केमिकल्स वगैरह हैं और न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं जो लैंड से आ रहे हैं डिफरेंट सोर्सेज से, तो वो क्या करते हैं, वो भी कोरल्स के हैबिटेट को जो है वो अफेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन एयर में ज़्यादा होती जा रही है, ग्रीन हाउस गैसेस में जो सबसे ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो है वो कंसनट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो रही है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि कोरल की जो एबिलिटी होती है कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस करने की, वो जो है वो कम होती जाएगी। ठीक है, फिर उसके अलावा टूरिज्म और फिशिंग वगैरह की वजह से जो है इसको फिज़िकल डैमेज भी होगा।
फिर ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है वो हमने पहले सारे जो है ना इसके कॉजेज पढ़े, ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन वगैरह वगैरह, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, एक प्रॉब्लम होती है कॉरल्स के अंदर जिसे हम कहते हैं कॉरल ब्लीचिंग। अब हम यहाँ पर देखते हैं कॉरल ब्लीचिंग क्या होती है। कॉरल्स के अंदर ना एक सिम्बायोटिक एल्गी होती है, ठीक है। तो जब कॉरल ब्लीचिंग होती है तो इसमें होता क्या है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो कॉरल्स हैं वो इस सिम्बायोटिक एल्गी को अपने जो टिश्यूज़ हैं उनको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इसके जो टिश्यू हैं वो वाइट या पेल कलर के हो जाते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से फिर इफ़ेक्ट क्या होता है, एक तो ये कि जो कॉरल्स का जो ग्रोथ रेट है वो बहुत कम हो जाता है, ठीक है। ये डिज़ीज़ से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, मतलब डिजीज़ को बहुत ज़्यादा जल्दी हो सकती है। उसके अलावा इनका जो डेथ रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो कॉरल ब्लीचिंग असल में क्यों हो रही है, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही है, ठीक है। तो ये सारे हमारे थे अफेक्ट्स जो कोस्टल इकोसिस्टम्स हैं उस पर, ठीक है, जिसमें हमने पहले देखा कि इसमें से क्या क्या क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद हमने थोड़ा सा इसका वो देखा, थोड़ा सा कि देखा कि कोस्टल जोन्स किसे कहते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा पॉपुलेशन ग्रोथ का और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ का क्या अफेक्ट होता है, और उसके बाद ये सारे जो इफ़ेक्ट्स हैं ना इसके सारे ये मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो इसमें मुश्किल कोई भी चीज़ नहीं है। यूट्रोफिकेशन था, और उसके बाद नेक्स्ट आगे ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का हमने मेंशन करते जाना है बार बार, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन का, और फिर हमने देखा कि कॉरल क्या होते हैं, मैंग्रोव क्या होते हैं, और उनके ऊपर क्या इफेक्ट होता है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का या एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ का। एक बार फिर मैं मेंशन कर दूं, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ ह्यूमन एक्टिविटीज़ को कहते हैं। इनकी वजह से क्या होता है, एयर पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग होती है। और मतलब ये कि जो दोनों जो टॉपिक्स हैं, दोनों क्वेश्चन हैं, उनके अंदर आंसर सेम आएगा। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपको कुछ और समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको इसकी समझ आई है तो भी आप बताएं, और इसके अलावा आपको अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मेल पे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो इंस्टाग्राम और फेसबुक है वहाँ पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।